ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं बिकॉज एवी सेप्टम हैज ओपनिंग्स, या हम जिसे अभी ओपनिंग बोलेंगे और आगे बोलेंगे, इस ओपनिंग्स पर वॉल्व लगे होते हैं। लिखो, एवी सेप्टम हैज ओपनिंग्स थ्रू विच auricle and ventricle are connected with each other. Are connected. These openings are guarded by valves. इन पे valves लगे होते हैं। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा जहां पे सेप्टम की बात हुई। अब हम वेल्व्स की बात करेंगे। हमें ये बात समझनी है कि ये वेल्व्स क्या होते हैं और करते क्या हैं। आप सभी ने साइकिल या किसी भी ऑटोमोबाइल के टायर में एयर फिल करना समझा होगा, देखा सुना होगा। वो जहां से हवा फिल करते हैं वहां भी क्या लगा होता है, वॉल्व लगे होते हैं। एक बार आपने उस टायर या ट्यूब में एयर फिल कर दिया, या उसको काम होता है सिर्फ और सिर्फ वन वे पैसेज प्रोवाइड करना। क्या करना? वन वे पैसेज प्रोवाइड करना। एक तरफ की का पैसेज प्रोवाइड करेगा, दूसरे तरफ का पैसेज ब्लॉक कर देता है। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में बोलें तो बैक फ्लो को रोकता है। जैसे मान लो कि आपका एयर का या कुछ भी हम इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, तो इसका बैक फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो को वॉल्व रोक देता है। सिर्फ एक डायरेक्शन में कोई भी, चाहे एयर हो या कोई लिक्विड हो, एक डायरेक्शन में ही फ्लो कराने के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, दूसरे डायरेक्शन का पैसेज ब्लॉक कर देता है वॉल्व। वॉल्व्स प्रोवाइड वन वे पैसेज, वन वे पैसेज। हाँ, देखोगे वॉल्व्स प्रोवाइड वन वे पैसेज। दूसरी बात इसके लिए लिखो, इट ब्लॉक्स backflow of क्या लिखोगे? सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस होगा उसका जो बैकफ्लो होगा वो ब्लॉक कर देता है। और हम क्योंकि हार्ट में वॉल्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो हार्ट में हमारा वॉल्व जो है वो दो टाइप के होते हैं। अब मैं हार्ट के वॉल्व को लिखूंगा, फिर उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। दो तरह के वॉल्व्स बनाओ। एक का नाम रखा गया है एवी वॉल्व। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एवी सेप्टम के पास जो वॉल्व है, अभी पीछे आपने एवी सेप्टम पढ़ा, एवी सेप्टम के पास ओपनिंग्स हैं एंड दैट ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय एवी वॉल्व्स, ठीक है। दूसरे वॉल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। दूसरे वॉल्व का क्या नाम है? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। एवी वॉल्व को लिखो, प्रेजेंट ऑन एवी सेप्टम। किधर ये प्रेजेंट है? एवी सेप्टम के पास ये वॉल्व प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात ये लिखोगे, बिटवीन ऑरिकल एंड, किसके बीच है ये? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच है। और ये दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरे का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व।
इसी का दूसरा नाम भी लिख लो यहीं पे, मिट्रल वॉल्व। दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। ये सब कुछ आपको पता है। इसके बाद अपन डायग्राम पे आते हैं, या फिर इसकी अकरेंस का भी लिख लो। ये कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच ये वॉल्व लगा है, और ये लगा है किसके बीच? बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें समझना है ये सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये भी दो टाइप के हैं। ये भी कितने हैं? दो टाइप के हैं। नाम लिखो, पहला लिखो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब आपको 10th में जी अवोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब इनके अकरेंस की हम बात करें तो इनके अकरेंस की जब बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये कहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे है? राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच है। ये बाइकस्पिड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है। तो आपको हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ समझना होगा। ये कौन सा साइड हो गया है हार्ट का? राइट और लेफ्ट। सबसे पहले यही काम करा करो, राइट और लेफ्ट लिख दिया, उसके बाद सारा आधा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। ये क्या हो गया? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। और ये कौन सा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो वॉल्व लगा हुआ है दैट इज द ट्राइकस्पिड। इसके इस सेप्टम पर जो वॉल्व लगा है उसका नाम क्या बोलोगे? बाइकस्पिड। अभी दो नाम आपके सामने हैं, पल्मोनरी और अवोर्टिक। इधर जो आपका राइट वेंट्रिकल है, कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है लंग्स को। किसको पंप करता है? लंग्स को पंप करता है इम्प्योर ब्लड फॉर द ऑक्सीजनेशन। आपने डबल सर्कुलेशन जब भी बात करा था ब्रीदिंग में, तब भी ये देख लिया था। तो ये किस आर्टरी के थ्रू करता है? इस आर्टरी का नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स को जाएगा ब्लड, इसकी ओपनिंग पर वॉल्व लगा होता है। इसकी ओपनिंग पर वॉल्व जो लगा होता है दैट इज टर्म्ड एज पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है वो वापस फिर से वेंट्रिकल में ना आ सके, इसको प्रिवेंट करता है ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। दूसरा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक मेन आर्टरी अराइज होती है जिसका नाम हम बोलते हैं क्या? अवोर्टा। क्या बोलते हैं? अवोर्टा। और ये हर लगभग सभी बॉडी पार्ट्स या सभी बॉडी पार्ट्स में यही ब्लड सप्लाई करता है। सभी बॉडी के हिस्से में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं सबको ब्लड यही भेजता है। जब इसने पंप कर दिया, ब्लड इधर चला गया, वो वापस ना आ सके, इस बात को इंश्योर करता है यहाँ पे लगा हुआ, इनकी ओपनिंग पर लगा हुआ वॉल्व जिसका नाम है अवोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। बात समझ आ गई? तो दो कितने वॉल्व हो गए? एक और दो, और तीसरा और चार वॉल्व लगे होते हैं हार्ट के पास। सबका नाम और यहाँ स्ट्रक्चर में लिख लो डायग्राम। बार बार रिपीट नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या होगा, तो आप बोल सकते हो क्या करेगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। ब्लड जो इधर से इधर आता है उसका बैकफ्लो नहीं होने देता।
ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन हो गया। ऐसे बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन, इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, यही बोलोगे। अब इधर जो आप बोलोगे सेमी पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व का फंक्शन, इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड विच गोज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, यही बोलोगे। आप अपने ये जो फंक्शंस हैं आपको बस ये याद रखना है कि बैकफ्लो कर रोकता है। अगर आपको ये बात पता है कि हाँ वो ब्लड कहाँ ले जाता है तो आप आसानी से बात लिख सकते हो। मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से आप सबका इधर अटेंशन चाहिए फुल वाला, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये क्या है, इधर आपने क्या पढ़ा, और इधर क्या पढ़ा, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो ब्लड यहां आ गया, और ये बात आपको अभी नहीं पता बट आगे मैं यही बताऊंगा कि हमारा जो पंपिंग एक्शन है वो मेनली वेंट्रिकल्स करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा और राइट वेंट्रिकल भी लंग्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए ये पंप करता है, मींस कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड इसके आगे फिर इनके अवोर्टा के थ्रू आगे मूव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर जो ये यहाँ पे ब्लड प्रेशर, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ब्लड प्रेशर, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और वॉल्व जो है वो पैसेज प्रोवाइड करता है इस डायरेक्शन में। हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होने के नाते ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो वॉल्व है वो बिल्कुल उल्टा होके जाके कहीं इधर ओपन ना हो जाए, इधर ओपन ना हो जाए और इस डायरेक्शन में, छाता समझते हो, छाता, तेज हवा में छाता लेके कभी चले हो, छाता पलट जाता है, जो ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल पलट जाता है। अब जो वॉल्व ऐसा कुछ होता है नॉर्मल कंडीशन में और इस डायरेक्शन में क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है। हाई प्रेशर की वजह से जो कि आपके उस अम्ब्रेला के साथ भी होता है, एयर का हाई प्रेशर की वजह से वो पूरा पलट जाता है, तो ये भी पलट सकता है, पलट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका पर्पस खत्म हो जाएगा। इस बात को रोकने के लिए इनके पास, इन वॉल्व्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कार्टिलेज एंड मसल्स से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो इस वॉल्व के फ्लैप्स को, यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं, यहाँ पे 2 फ्लैप्स होते हैं, इनसे लगे ये स्ट्रक्चर वेंट्रिकल की वॉल से वो मसल्स अटैच्ड होती हैं और इस वॉल्व के फ्लैप से अटैच्ड होते हैं, जो इसको पलटने से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पलटने से रोकता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, एक का नाम लिखो कॉर्डी टेंडेनी, क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडेनी, यही हेडिंग बनाओ, कॉर्डी टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल्स, यही हेडिंग बना लो और डायग्राम पे ऐसा कुछ बना के आपको मेंशन कर लेना है, कॉर्डी टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल्स prevent reverse opening of AV valves at the time of AV valves at the time of ventricular contraction, या contraction के लिए वर्ड अब मैं बोलूंगा बार बार, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान से समझ के रखने हैं, कॉर्डी टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल्स, इनका फंक्शन समझ आ गया। अब दूसरी नेक्स्ट जो बात समझनी है वो समझो, क्या क्या समझ आ गया, वॉल्व समझ आ गए और सेप्टम समझ आ गया। अब एक हेडिंग बनाओ, वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर, वॉल WALLS, इनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर या हार्ट भी लिख सकते हो। हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं, बोलो भाई,
ऑरिकल और रिस्पेक्टिव साइड के राइट और लेफ्ट। पहली बात ये समझ के रखना है, जो ऑरिकल्स होते हैं हार्ट के, दे आर द रिसीविंग चैम्बर। वो क्या है? रिसीविंग चैम्बर। वो बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और इनका कोई पंपिंग एक्शन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, क्योंकि वो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल अपने रिस्पेक्टिव साइड के वेंट्रिकल में पंप कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर है, एक बात ये दिमाग में रखनी है, रिसीविंग चैम्बर है। जबकि वेंट्रिकल्स जो हैं, ये दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर है। कैसा चैम्बर है ये? इनको ब्लड पंप करना है, और मेनली अगर हम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे ज्यादा पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जब ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर है, वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर है, तो इनकी वॉल में भी डिफरेंसेस होंगे। भाई, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी वॉल क्या होएगी? मजबूत होएगी ज्यादा इस ऑरिकल के कंपैरिजन में। तो ऑरिकल की वॉल जो होती है, वॉल ऑफ ऑरिकल, wall of auricles are thin as compared to, पहली बात तो यही लिखो, as compared to ventricles। ventricles के कंपैरिजन में ऑरिकल की वॉल क्या होती है? पतली होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसको ब्लड पंप करना है कहां पे? लंग्स के पास तक ले जाना है। हार्ट से कहां ले जाना है? लंग्स के पास ले जाना है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ये पंप करेगा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। तो ज्यादा पंपिंग एक्शन किसका है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो इन दोनों वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, या हम कहें दूसरी तरह से, राइट ऑरिकल की वॉल थिन होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात सही है? ये भी बात आपने लिख लो। या फिर मैं ये बोल दूं, सबसे आसान सब लाइन लिख लो, थिकेस्ट वॉल इज प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। बात खत्म। सबसे थिक वॉल किसके पास है? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास होता है। ये बात ध्यान रखना। क्यों होता है? क्यों होता है? आगे रीजन भी लिख लो, बिकॉज इट पंप्स ब्लड, क्या लिखोगे? PUMPS, पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप करता है, इसलिए इसके पास थिकेस्ट वॉल है। नेक्स्ट, हार्ट के साथ जो स्ट्रक्चर समझना है, हेडिंग बनाओ, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। मजबूत जो चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर वही है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका इसलिए है क्योंकि सबको सप्लाई करता है। हाँ, जो आपको हेडिंग बनानी है वो बनानी है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब ये कंडक्टिंग सिस्टम को समझने से पहले एक बात और आपको समझनी पड़ेगी। हार्ट जो होते हैं, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, क्या है? पंपिंग एक्शन है, वो रिदमिक होता है। एक रिदम में वो पंप कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, एंड दैट इज वेल कंट्रोल्ड। ये कैसा होता है? वेल कंट्रोल्ड होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो हार्ट है उनके पास अलग अलग तरह का एडॉप्टेशंस है। किसी के पास उनका नर्वस सिस्टम हार्ट के रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। किसी के पास हार्ट का कुछ हार्ट जो वॉल है, कार्डियक मसल है, वही मॉडिफाई होकर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। तो पहले हमें हार्ट का टाइप हमें दो पढ़ना है। किसके बेसिस पर? वो आप यहां पे लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हार्ट बीट।
on the basis of source of हार्ट बीट, इसके बेसिस पर आपके एनिमल किंगडम में हार्ट दो टाइप के हैं, एक को बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट, और ये जो आप सीखने जा रहे हो इसके एग्जाम्पल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, दूसरा मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक वर्ड से समझ आ रहा है, नर्वस सिस्टम, क्या नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा हार्ट जिनके बीटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, उनको बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। दूसरा वर्ड है मायो। मायो वर्ड हम यूज करते हैं मसल्स के लिए, किसके लिए? मसल्स के लिए। जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट ब्रेन से नहीं कंट्रोल होता, उनका जो बीटिंग मैकेनिज्म है ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता, प्राइमरली इमरजेंसी के सिचुएशन में होता है, बट जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा बीटिंग मैकेनिज्म, बीटिंग एक्शन चल रहा है, वो ब्रेन नहीं कंट्रोल करता। वो हार्ट के पास जो हार्ट की मसल्स हैं वही मॉडिफाई होकर इंपल्स जनरेशन का काम करती हैं और वही उनके बीटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट। लिखो, न्यूरोजेनिक हार्ट में लिखना बीटिंग एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? नर्वस सिस्टम। और इसका जो एग्जाम्पल है वो लिखो, एनीलिड्स के पास जो हार्ट है वो आपके कैसे है? न्यूरोजेनिक है। एनीलिड्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स के पास जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है। और यहां पे लिखना, क्योंकि हमें अपने हार्ट के बारे में जरूर यह पता होना चाहिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लो। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये है कि नॉर्मल बीटिंग एक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कार्डियक मसल्स नहीं है, कार्डियक मसल्स मॉडिफाइड होकर इंपल्स जनरेट करती हैं। इंपल्स समझते हो? इंपल्स क्या है? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं समझते हो, इतना तो समझ सकते हो कि आपको यहाँ टच करने पे फील हो रहा है, ड्यू टू conduction of impulse, generation of impulse and conduction of impulse, and this property is present only in the nerve cells. impulse generation और impulse conduction का काम किसके पास है? ये प्रॉपर्टी नर्व सेल्स के पास है, इसलिए ये यूनिक है। ये आपको उतनी अभी समझ नहीं है, इसलिए नहीं समझ, उतना फील नहीं हो पा रहा कि कितनी यूनिकनेस है ये। अब हम जो बोलने जा रहे हैं, एक बात समझ आ गई कि impulse generation and conduction किसकी प्रॉपर्टी है? नर्व सेल्स की। अब हमने ये बोला कि इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन मसल सेल्स करती हैं, जिसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो वैसा हार्ट हमारे पास है, तो यूनिक नहीं हुआ। मसल सेल्स इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन नहीं कर सकता आपके पास जो मसल्स हैं, बट ये जो कार्डियक मसल है ये मॉडिफाई होकर इट कैन जनरेट इंपल्स एंड कंडक्ट इंपल्स टू रेगुलेट द हार्ट बीट। ये इसलिए यूनिक है। ये लिखो, मॉडिफाइड कार्डियक मसल जनरेट एंड कंडक्ट impulse to regulate normal beating mechanism of heart। इसलिए हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। एग्जाम्पल में लिख लेना, मोलस्क का हार्ट और वर्टिब्रेट्स का हार्ट मायोजेनिक है। मोलस्क्स एंड
वर्टिब्रेट्स। एक तो ये आपको एग्जाम्पल पे सवाल बहुत मिलेगा और उनके मीनिंग्स पर सवाल मिलेगा। मायोजेनिक हर्ट का मतलब क्या है? मायोजेनिक हर्ट के लिए एक वर्ड और यूज करा जाता है, ऑटो एक्साइटेबल हर्ट। ये भी यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, ऑटो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हार्ट की वॉल जो है वो कार्डियक मसल से बनी है और वही उसको बीट कराता है, तो ऑटो एक्साइटेबल नहीं हुआ? नहीं, अलग से कोई दूसरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है इस बीटिंग मैकेनिज्म में, जैसे नर्वस सिस्टम या कोई और सिस्टम। यहाँ पे हार्ट की वॉल ही उसके बीटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल भी करता है और जनरेट भी करता है, तो ऑटो एक्साइटेबल नहीं हुआ। स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके हार्ट पे हैं और उसको ऑटो एक्साइटेबल हार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, हमारा फोकस मायोजेनिक हार्ट। अब यहां पे लिखो स्ट्रक्चर्स के नाम, वो स्ट्रक्चर्स जो मायोजेनिक हार्ट को ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, तो वो नाम लिखते चलेंगे एक एक, जैसे सीक्वेंस में लिख रहे हैं वैसे लिखोगे। पहला SA नोड, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। AV नोड। तीसरा बंडल ऑफ हिस। पहले इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर अब हम ऐड करेंगे, आप के लिए थोड़ा सा नया है, बट वो ये यहां पे ऐड होगा। दूसरे नंबर पे लिखेंगे इंटरनोडल पाथवे। क्या ऐड होगा? इंटरनोडल पाथवे। और तीसरे नंबर पे आएगा AV नोड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, अभी नहीं, बंडल ऑफ हिस। एंड नेक्स्ट नंबर पे आएगा परकिंजे फाइबर्स। इतने स्ट्रक्चर्स मिलकर सारे मसल्स के मॉडिफिकेशंस हैं, कोई इसमें नर्व सेल नहीं है, ये कार्डियक मसल से ही मॉडिफाइड होकर ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी हार्ट को देते हैं। इन सभी का नाम लिखो और फिर अपन इसको डायग्राम पे देखते हैं और एक एक के बारे में बात करेंगे। चले और डायग्राम पे बनाते चले। डायग्राम देखो, हमेशा मैं ऐसा ही बनाऊंगा क्योंकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। ऐसे नोड के बारे में, ऐसे नोड लिखते चलो डायग्राम पे, उसको हम मेंशन करते चलेंगे। ऐसे नोड को लिखो। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, कार्डियक मस्कुलेचर called nodal tissue, called nodal tissue, specialized cardiac musculature called nodal tissue which present on, called nodal tissue which present on। अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो, वर्ड लिखने जा रहे हो, उसको ध्यान से लिखना। राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। ये वाली जगह बताना जरा कहां मिलेगी। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, ये यहां कहीं मिलेगी। राइट ऑरिकल का ऊपर वाला हिस्सा, उसका ये कोना, दैट इज द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। इधर ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जिसका नाम रखा गया ऐसे नोड।
लिखो, दैट इज कॉल्ड SA नोड। पूरा नाम लिखना है इसका, साइनो एट्रियल नोड। ये इसका पूरा नाम है, साइनो एट्रियल नोड। एक तो बहुत अच्छा सवाल यही है कि ऐसे नोड की लोकेशन क्या है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम ना। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। इसको और क्या नाम देते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसका दूसरा नाम है पेस मेकर ऑफ हार्ट। It generate maximum number of action potential. It generate maximum number of action potential. एक्शन पोटेंशियल लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लेना इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंपल्स, दैट इज 1 to 72 times per minute। एक से कितना मिनिमम क्या होगा, हाँ जी मिनिमम क्या होगा, अपने हार्ट का जो नॉर्मल बीटिंग एक्शन है दैट इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनट है। वो इसीलिए है क्योंकि जो नॉर्मल हमारा बीटिंग मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करा जाता है किसके थ्रू, ऐसे नोड के थ्रू। और जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब इसके पास मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी ही है 72 टाइम्स पर मिनट। इससे ज़्यादा अगर आपको बीट कराना पड़ेगा तो इस बीटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कराने वाले स्ट्रक्चर्स के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी या तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम की या फिर आपके नर्वस सिस्टम की। नॉर्मल कंडीशन में ना तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम या फिर ना नर्वस सिस्टम बीटिंग एक्शन को कंट्रोल करता है। नॉर्मली सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की सिचुएशन में आते हो तो आपका ये दोनों एक्शन में आता है और आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कितना है ये जरूर याद रखना, 72 टाइम्स पर मिनट। दूसरा स्ट्रक्चर आ जाओ, ये भी बात लिख लो इसी में, सो दैट पूरी बात ही लिख लो, सो दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से कोई बिना आपको कोई और स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है तो क्या होता है हमारे हार्ट के साथ, वो आप नोट करो। सो दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आवर हार्ट normally beats 70 to 75 times per minute। या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर ब्रैकेट में मिलेगा, एवरेज वैल्यू जो लिखी जाती है 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल कंडीशन में आपके हार्ट बीट का जो नंबर है इसलिए इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप दूसरे एबनॉर्मल कंडीशन में जाओगे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब समझ लो, जैसे अभी हम नॉर्मली बैठे हैं तो हमें सराउंडिंग से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, सराउंडिंग को देखकर, सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं उससे हमें हमारा ब्रेन ये समझ पा रहा है कि हमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब हम यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दें सिचुएशन,